गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था ओशियन सैलिनिटी यानी महासागरीय लवणता। और महासागरीय लवणता में अपने आगे निकल चुके थे, जिसे महासागरीय लवणता का अपने वितरण पढ़े थे। महासागरीय लवणता का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन सैलिनिटी। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर आप इंग्लिश मीडियम में भी आप लिखिए, तो इंग्लिश मीडियम लिखें तो डबल हो जाता है, तो इसमें टाइम बहुत लग जाता है और वीडियो क्या हो जाती है लंबी। तो मैं हर टॉपिक को आपको इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेट कर दूंगा, लेकिन लिखूंगा हिंदी के अंदर। तो देखिए बच्चों, महासागरीय लवणता का वितरण अपने कितने प्रकार है, यानी 2 टाइप में डिवाइडेशन क्या था। सबसे पहले तो अपनी बात करी थे क्षैतिज वितरण की। क्षैतिज वितरण यानी जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, और दूसरा ऊर्ध्वाधर इसको ये भी कह सकते हैं गहराई का अपने वितरण पड़े, जिसको बोलेंगे वर्टिकल या डेप्थ के अकॉर्डिंग अपने डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो ये अपने पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं क्षैतिज वितरण, और उसके बाद करेंगे अपने ऊर्ध्वाधर वितरण। अब क्षैतिज वितरण कैसे हैं उसके बारे में देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। क्षैतिज वितरण पढ़ेंगे अपने पहले। लवणता का क्षैतिज वितरण। देखो क्षैतिज वितरण में अपनों को किस प्रकार से क्षैतिज वितरण देखना है। देखो ये क्या है, अर्थ की ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा, यानी जो इक्वेटर लाइन है भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा से अपने को कहाँ जाना है, अपने ध्रुवों की ओर जाना है। ये ध्रुव है, ये भी क्या है ध्रुव, यानी ये साउथ पोल, ये कौन सा नॉर्थ पोल। अपने इक्वेटर लाइन से कहाँ जाना, अपने को पोलर लाइन की ओर जाना है। तो ये क्या होगा, अपने कहेंगे अपने क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपने ओशियन सैलिनिटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए लवणता का क्षैतिज वितरण आइसोहेलाइन रेखा के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पुट होगा, यानी महासागरीय लवणता का जो क्षैतिज वितरण अपने करते हैं तो कौन सी रेखा के द्वारा करते हैं, जैसे आइसोहेलाइन। जैसे अपने टेम्परेचर का करेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा, थर्मल लाइन आएगा, और यहाँ पर क्या है आइसोहेलाइन रेखा के द्वारा अपनी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। अब अपने पढ़ें, देखो ये वाला पोर्शन मान लिया इक्वेटर लाइन। देखो 15 डिग्री नॉर्थ से बात करें और 10 डिग्री साउथ की बात करें, ये वाला लगभग कौन सा है, इक्वेटर लाइन वाला रीजन है। ये कौन सी लाइन वाला, इक्वेटर लाइन वाला, यानी ये रीजन मान ले भूमध्य रेखा वाला, भूमध्य रेखा का रीजन, यानी भूमध्य रेखा के आसपास वाला रीजन। और इसके ऊपर जाएंगे तो ये होगा उत्तरी गोलार्ध, और नीचे जाएंगे तो क्या होगा, ये वाला कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में देखें अपने तो यहाँ पर 10 डिग्री साउथ से लेकर 30 डिग्री साउथ की बात करें, 10 डिग्री साउथ से लेकर 30 डिग्री साउथ, और यहाँ पर 30 डिग्री साउथ से और 50 डिग्री साउथ, और 50 डिग्री साउथ से लेकर अपने कहीं 70 डिग्री साउथ। और इसी प्रकार अपने उत्तरी गोलार्ध में चलें तो यहाँ पर लगभग कितना होगा, 15 डिग्री नॉर्थ से लेकर यहाँ पर 40 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर 40 डिग्री नॉर्थ से लेकर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री नॉर्थ। 40 डिग्री नॉर्थ से लेकर 50 डिग्री नॉर्थ, और अपने 50 डिग्री नॉर्थ से करें अपने 70 डिग्री नॉर्थ, यानी अपने भूमध्य रेखीय वाले क्षेत्रों से कहाँ जा रहे हैं, ध्रुवों की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर लवणता में किस प्रकार से परिवर्तन आता है उसके बारे में अपने देखते हैं भी, लवणता कहाँ अधिक मिलती है और कहाँ कम मिलती है।
तो जो भूमध्य रेखीय रीजन है तो यहाँ पर जो लवणता मिलती है अपने को 34.5 से लेकर 35 ग्राम प्रति हजार, यानी यहाँ पर जो लवणता मिलती है जो 34.5 से लेकर 35 ग्राम पर थाउजेंड। और उसके बाद जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध का जो ये रीजन, यहाँ पर जो लवणता मिलती है 35 ग्राम से लेकर पर थाउजेंड से लेकर 36 ग्राम प्रति हजार। जो ये दक्षिणी गोलार्ध का है यहाँ पर भी 35 ग्राम से लेकर 36 ग्राम प्रति हजार। तो ये वाला रीजन कौन सी रेखा का? कर्क रेखा का, और ये कौन सा? मकर रेखा के आसपास वाला रीजन है। तो कर्क और मकर रेखा के आसपास वाला रीजन है तो यहाँ पर सर्वाधिक लवणता मिलती है। तो ये वाला सर्वाधिक लवणता यानी हाईएस्ट सैलिनिटी वाला रीजन है, और ये वाला भी जो रीजन है ये भी कौन सा है? सर्वाधिक लवणता। ये हाईएस्ट सैलिनिटी वाला रीजन है। कौन सी? ये अपने कह सकते हैं ये कर्क रेखा के आसपास वाला रीजन है, और ये वाला कौन सा? ये कह सकते हैं मकर रेखा के आसपास वाला रीजन है। और जैसे अपने 50 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ की ओर जाएंगे, यहाँ पर जो लवणता मिलेगी अपने को 33 से लेकर 34 ग्राम प्रति हजार, और यहाँ पर लगभग 30 से लेकर 31 ग्राम प्रति हजार। उसी प्रकार अपने दक्षिणी गोलार्ध में देखें, दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर 34 ग्राम से लेकर 35 ग्राम प्रति हजार, और इसके नीचे चलें तो यहाँ पर होगी लगभग 33 ग्राम प्रति हजार से लेकर 34 ग्राम प्रति हजार। तो यहाँ से देखने को मिला कि भूमध्य रेखीय जो रीजन है, भूमध्य रेखीय रीजन पर लवणता क्या मिलती है? कर्क और मकर रेखाओं की तुलना में यहाँ पर लवणता क्या मिलती है? कम मिलती है। अब कारण क्या है? कारण भी अपने जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक है और वर्षा भी क्या होती है? अधिक होती है। तो ये वाले वर्षा अधिक के कारण यहाँ पर लवणता कम है। कर्क और मकर रेखाओं पर तापमान अधिक है लेकिन वर्षा की मात्रा कम प्राप्ति होती है, इसलिए यहाँ पर लवणता क्या मिलती है? कम मिलती है, ज़्यादा मिलती है। और जैसे जैसे अपने ध्रुवों की ओर जाएंगे तो कम लवणता मिलती जाएगी। तो ये अपना जो क्षैतिज वितरण है उत्तरी गोलार्ध का, और ये कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध का। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको इस प्रकार से अपने को ही लिखना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपने। अब ये क्षैतिज वितरण ही चल रहा है। क्षैतिज वितरण में अपने आगे पढ़ रहे हैं। एक तो खुले सागरों की लवणता यानी जो ओपन सी है उनकी सैलिनिटी एक आंशिक रूप से यानी थोड़े से लैंड से कवर्ड है, उनको अपनी बात करेंगे। और तीसरा पढ़ेंगे लैंडलॉक यानी बंद सागर जो पूरी तरफ से लैंड से लॉक है, उनकी सैलिनिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में देखें। सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपने खुले सागरों की लवणता। एक नंबर खुले सागरों की लवणता, ये कौन सी है? ओपन सी। ओपन सी की सैलिनिटी देखें। ओपन सी की सबसे पहले देखें, इसमें देखें जो कर्क और मकर रेखाओं के मध्य, कर्क व मकर रेखाओं के मध्य, रेखाओं के मध्य, कर्क और मकर रेखाओं के आसपास लिखो, आसपास। कर्क और जो मकर रेखाएं इनके बारे में बात करें, फिर अपने पढ़ेंगे अपने मध्य अक्षांशों में और फिर अपने ध्रुवों के। जो खुले सागर है कहाँ पर? अपने कर्क और मकर रेखाओं पर। यहाँ पर क्या होता है? देखो कर्क और मकर रेखाओं के पास अपनी इस बात का जानते हैं। देखो इधर सबसे पहले अपने को सन की रोटेशन अपने को पता होना चाहिए। यानी ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन, भू के मध्य से गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा। और ये रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। और ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। 21 मार्च को सन जो वर्टिकल साइन करता है ऑन द इक्वेटर लाइन। मार्च के बाद 3 मंथ के बाद अप्रैल मई जून, 21 जो जून है, 21 जून को जो सन वर्टिकल साइन करेगा कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर। जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, और जो 23 सितंबर है तो वापस कहाँ पर आएगा? ऑन द इक्वेटर लाइन। और सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर और 22 दिसंबर को वापस साइन करेगा कहाँ पर करेगा? मकर रेखा।
तो पूरे साल भर सूर्य चमकता रहा। तो 21 जून और दिसंबर को यहाँ पर कर्क और मकर रेखाओं पर सूर्य चमकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, तापमान, तापमान क्या होगा, अधिक, यानी जो टेम्परेचर क्या रहता है यहाँ पर हाई रहता है। टेम्परेचर हाई होगा तो वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, हाई होगा। लेकिन वर्षा क्या होती है, वर्षा की प्राप्ति क्या होती है, कम प्राप्ति होती है। ये वाली बात ध्यान रखनी है, वर्षा की प्राप्ति कम है, वाष्पीकरण अधिक हो रहा है तो लवणता भी क्या होगी, लवणता भी क्या होगी, अधिक होगी। यानी जो सैलिनिटी भी क्या होगी, यहाँ पर हाई होगी। ये वाली बात ध्यान है। कर्क और मकर रेखाओं के आसपास क्या होता है, तापमान अधिक होता है, वाष्पीकरण अधिक होता है। वाष्पीकरण अधिक होगा, वर्षा क्या होती है इन क्षेत्रों में कम होती है, कम होने के कारण यहाँ पर लवणता की मात्रा ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पर लगभग औसत जो लवणता है, औसत जो लवणता पाई जाती है ये लगभग 37 ग्राम प्रति हजार, या इसको PPT ऐसे भी लिख सकते हैं, 37 PPT पार्ट्स पर थाउजेंड। तो 37 ग्राम प्रति हजार कहाँ पर, कर्क और मकर रेखाओं पर क्या मिलती है, लवणता मिलती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यानी कर्क और मकर रेखाओं पर तापमान अधिक, टेम्परेचर अधिक, वाष्पीकरण अधिक और वर्षा की मात्रा कम। उसके बाद पढ़ते अपने भूमध्य रेखा के आसपास। इसी के अंदर सेकंड आ रहे हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास क्या होता है, तापमान, जो टेम्परेचर क्या होता है अपने कह सकते हैं हाई, तापमान अधिक तो वाष्पीकरण यानी जो वेपराइजेशन है वो भी क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पर वाष्पीकरण अधिक है तो वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। ये वाली बात यहाँ ध्यान रखनी है, वर्षा यहाँ पर अधिक होती है। वर्षा अधिक होगी तो यहाँ पर शुद्ध जल आएगा, तो यहाँ पर क्या होगी, लवणता क्या मिलेगी, यहाँ पर कम मिलेगी। लवणता यानी जो सैलिनिटी क्या मिलेगी, लो, ऐसे नहीं बिल्कुल ही कम मिलेगी। कर्क और मकर रेखाओं की तुलना में यहाँ पर क्या मिलेगी, कम सैलिनिटी मिलेगी, तो लवणता क्या मिलती है, कम मिलती है। और भी वो दूसरा फैक्टर काम करता है। यानी यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर अमेजन व जायरे नदियाँ। अमेजन कहाँ की नदी है, अपने कहेंगे दक्षिणी अमेरिका की। कहाँ बहती है, ब्राज़ील के अंदर। और कहाँ अपना जल गिराती है, अटलांटिक महासागर में। जायरे नदियाँ कहाँ की हैं, ये भी कहाँ की है, अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ। कहाँ बहती है, अफ्रीका के अंदर। और जल कहाँ गिराती हैं, अपने कहाँ पर, अटलांटिक महासागर में। तो ये क्या कहता है, यहाँ पर कौन से अमेजन और जायर नदियाँ अपना शुद्ध जल लेके आती है, अपना शुद्ध जल लाने के कारण भी लवणता कम मिलती है। यानी जहाँ जहाँ नदियाँ अपना जल लेकर आई वहाँ भी लवणता अपने को कम मिलेगी। तो भूमध्य रेखा के आसपास तापमान अधिक, वाष्पीकरण अधिक, वर्षा अधिक। यानी यहाँ पर डेली रेनफॉल होती है 4 बजे के बाद, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, वर्षा अधिक होने के कारण लवणता कर्क और मकर रेखाओं की तुलना में क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो अमेजन और जायरे नदियाँ जो बड़ी नदियाँ हैं, दक्षिणी अमेरिका की नदियाँ और अफ्रीका की नदियाँ, जो अपना शुद्ध जल लाने के कारण भी यहाँ पर लवणता कम मिलती है। तो खुले सागरों के अंदर अपनों ने कर्क और मकर रेखाओं के पास देखा, भूमध्य रेखा के पास, अब अपने ध्रुवों के पास देखते हैं। इसी में थर्ड देखें, ध्रुवों के निकट देखा जाए, ध्रुवों के निकट क्या होता है, जो तापमान कम, यानी टेम्परेचर यहां पर क्या मिलेगा, लो। तापमान कम तो
वाष्पीकरण लो, वाष्पीकरण लो तो वर्षा क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो तापमान कम है, वाष्पीकरण भी कम है और वर्षा भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो तापमान कम, वाष्पीकरण कम हो रहा है, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में हिम पिघलने के कारण शुद्ध जल आता है, शुद्ध जल आता है, जिससे लवणता की मात्रा में क्या आती है, कमी आती। लवणता की मात्रा में क्या है, कमी। तो यहाँ पर जो लवणता मिलती है, सैलिनिटी मिलती है, वो क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। सैलिनिटी क्या मिलती है यहाँ पर, लो। तो अपने को यहाँ से देखने को मिला जितने भी ओपन सी है, खुले सागर हैं, उन खुले सागरों के पास जो भूमध्य रेखा पर लवणता कम, करक और मकर रेखाओं पर लवणता अधिक और ध्रुवों पर के निकट क्या मिलती है, कम लवणता मिलती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अपनों ने देख लिया ओपन सी की सैलिनिटी। लगभग यहाँ पर जो लवणता मिलती है 20 से लेकर 30 ग्राम प्रति हजार मिलती है। यानी जो अपनों ने अभी पढ़ा, यानी ध्रुवों के निकट 20 से लेकर 30 ग्राम प्रति हजार, ये लिख देना आप। अब देखो आंशिक रूप से घिरे, सेकंड बी पढ़ रहे हैं अपने, आंशिक रूप से घिरे सागरों की लवणता। यानी आंशिक रूप से घिरे सागरों की अपनी लवणता की बात करें। सबसे पहले इसमें जो बात करने जा रहे हैं, भूमध्य सागर के बाद देखिए लाल सागर और कौन सा, फारस की खाड़ी। भूमध्य सागर, लाल सागर और फारस की आंशिक रूप से घिरे होने के कारण, आंशिक रूप से घिरे, आंशिक रूप से किससे घिरा है, स्थल से घिरे, स्थल से घिरे होने के कारण क्या होती है, लवणता अधिक मिलती है। लवणता अपने 34 से लेकर 41 ग्राम प्रति हजार पाई जाती है। तो यहाँ पर 34 से लेकर 41 ग्राम प्रति हजार क्या पाई जाती है, लवणता। कैसे पाई जाती है, ध्यान देना इधर, ये अपने थोड़ा सा देख लेते हैं इनको कहाँ पर है ये। देखो ये वाला है, अपने कह सकते हैं इसको, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। और ये जो दिखाई दे रहा है ये है रेड सी। और ये कौन सा है, फारस की खाड़ी। तो ये पर्शियन गल्फ है, उसके बाद ये रेड सी है, और ये कौन सा है, मेडिटेरियन सी। ये देखो आंशिक रूप से घिरे हुए, आंशिक रूप से घिरे होने के कारण यहाँ पर देखो तापमान अधिक हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, तापमान अधिक, टेम्परेचर अधिक हो जाता है, तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, वेपराइजेशन भी क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन वर्षा क्या होती है, कम, वर्षा कम। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, शुद्ध जल की नदियों का ना होना अधिक लवणता का कारण है, अधिक लवणता का कारण।
ठीक है। इन सागरों में कोई बड़ी नदियां नहीं गिरती, इसलिए यहाँ पर 34 से लेकर 41 ग्राम प्रति हजार लवणता पाई जाती है। उसी प्रकार ये भी दे सकते हैं अपने कैरिबियन सागर। कैरिबियन जो सागर है, कैरिबियन सागर, इसकी लवणता लगभग 35 से लेकर 36 ग्राम प्रति हजार पाई जाती है। और इसी प्रकार कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी के अंदर यहाँ पर जो लवणता मिलती है लगभग 35 से लेकर 35.5 ग्राम प्रति हजार। ये भी आपको पता है कैरिबियन सागर कहाँ है, ये वाला यहाँ पर होगा कैरिबियन सागर नॉर्थ अमेरिका के पास, और ये यहाँ पर क्या हो गया, ये वाली कौन सी होगी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया खाड़ी, ये कैलिफोर्निया खाड़ी, और इधर कौन सा हो गया अपने कहीं कैरिबियन सागर। तो आपको पता लगा कि भूमध्य रेखा के पास जो क्या है अपना भूमध्य सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी, ये क्या है आंशिक रूप से क्या है लैंडलॉक, यानी कम घेरे में, इसके कारण यहाँ पर लवणता 34 से लेकर 41 ग्राम प्रति हजार पाई जाती है, जिसमें फारस की खाड़ी, उसके बाद रेड सी और कौन सा मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, यहाँ पर लवणता 34 से 41 ग्राम प्रति हजार। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें सेकंड देखें आंशिक रूप में, काले सागर की लवणता यानी जो ब्लैक सी, ब्लैक सी, काले सागर की लवणता 18 ग्राम प्रति हजार है। अब कारण क्या है, इतनी लवणता कम होने का कारण क्या है, यानी क्या कॉजेज हैं। यहाँ पर जो बड़ी नदियाँ यूरोप की, डेन्यूब, डेन्यूब के बाद डॉन, डॉन के बाद नीपर, और कौन सी, नीस्टर। डेन्यूब, डॉन, नीपर, नीस्टर नदियाँ अपना शुद्ध जल, शुद्ध जल काले सागर में डालती है, इसलिए यहाँ लवणता कम। तो ये कारण हो गया, क्योंकि यूरोप की जो डेन्यूब, डॉन, नीपर और नीस्टर नदियाँ ये अपना शुद्ध जल डालती हैं, और शुद्ध जल डालने के कारण जहाँ जहाँ शुद्ध जल डालेंगी वहाँ पर क्या होगी, लवणता क्या मिलेगी अपने को, कम मिलेगी। यहीं पर अपने बाल्टिक सागर की लवणता देखें। बाल्टिक सागर की जो लवणता है यहाँ पर लिख देते हैं, बाल्टिक सागर की लवणता, बाल्टिक सागर की जो लवणता है 3 से लेकर अपने देखें 15 ग्राम प्रति हजार, 3 से लेकर 15 ग्राम प्रति हजार क्या मिलती है यहाँ पर लवणता। तो ये काले सागर की लवणता, और ये काले सागरी लवणता 18 ग्राम प्रति हजार, डेन्यूब, डॉन, नीपर और नीस्टर नदियां लाने के कारण यहाँ पर डालती है, तो क्या होती है, कम लवणता मिलती है। और बाल्टिक सागर की जो लवणता ये भी कितने हैं, 3 से लेकर 15 ग्राम प्रति हजार। तो ये अपनों ने सेकंड देख लिया। अब यहाँ पर छोटे मोटे जितने भी सागर हैं उन सभी की लवणता अपने देख लेते हैं, कितनी लवणता अपने को मिलती। सबसे पहले देखिए आर्कटिक, आर्कटिक सागर, आर्कटिक सागर के आसपास, उसके बाद बेरिंग सागर, बेरिंग सागर में लवणता, और बेरिंग सागर के बाद ओखोटसक, ओखोटसक सागर, ओखोटसक सागर के बाद चीन सागर, चीन सागर के बाद अपने अंडमान सागर। तो ये सागर है
चीन सागर, अंडमान सागर, यहाँ पर जो लवणता मिलती है यहाँ पर 20 से लेकर 35 ग्राम प्रति हजार, 20 से लेकर 35 ग्राम प्रति हजार। ये तो आर्कटिक के पास होने के कारण यहाँ पर लवणता क्या मिलेगी, कम मिलेगी, 20 से लेकर 35। और जो बेरिंग सागर यहाँ पर 28 से लेकर अपने कहीं 33% क्या पाई जाती है, 33 ग्राम प्रति हजार क्या पाई जाती है लवणता। जो ओखोटस्क सागर है यहाँ पर लगभग 30 से लेकर 35 ग्राम प्रति हजार लवणता। और उसके बाद जो चीन सागर है यहाँ पर 25 से लेकर कितना, लगभग 35 ग्राम प्रति हजार लवणता। और जो अंडमान सागर है यहाँ पर लगभग कितना, 30 से लेकर 32 ग्राम प्रति हजार। तो ये अपने को पता है आर्कटिक सागर कहाँ है। देखो ये नॉर्थ पोल, यहाँ पर आर्कटिक सागर, और उसके बाद यहीं पर पड़ता है कौन सा, ये वाला बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। और बेरिंग सागर के बाद ओखोटस्क, यहाँ पड़ता है कौन सा, ओखोटस्क, ओखोटस्क सागर। ओखोटस्क के साथ यहाँ पर पड़ता है चीन सागर, चाइना के पास चीन सागर। और भारत के पास जो पड़ता है ये कौन सा, इसको कहीं अपने अंडमान सागर, अंडमान सागर। तो ये जो भारत के आसपास वाला आपने कैसे हैं, ये वाला अंडमान सागर। तो यहाँ पर सारों की बता दी मैंने। आर्कटिक सागर में लगभग 20 से लेकर 35 ग्राम प्रति हजार, बेरिंग सागर में 28 से 33%, और ओखोटस्क में 30 से लेकर 35, और चीन सागर में लगभग 25 से लेकर 35, और अंडमान सागर में 30 से लेकर 32। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब अपने थर्ड इसमें सी पॉइंट देख रहे हैं, अंतः सागरों की लवणता, यानी जो लैंडलॉक सी, यानी ऐसे सागर जो लैंड से क्या है, लॉक है, उनकी लवणता की बात करें। यहां पर लवणता जो अंतर सागर होंगे, जो लैंड लॉक सी होगा। देखो मान लीजिए ये क्या है, सी, ये कोई भी क्या है, सागर है। ये सागर चारों तरफ से किससे घिरा है, स्थल भाग से घिरा है, स्थल भाग से घिरा। अब स्थल भाग से घिरा होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, तापमान अगर क्या होगा, अधिक होगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तो पूरा लैंड बॉडी क्या होगी, गर्म होगी। लैंड बॉडी गर्म होगी तो इसका जो वाटर है ये भी क्या होगा, गर्म होगा। तो यहाँ पर वेपोराइजेशन, यानी वेपोराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। वेपोराइजेशन ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर क्या मिलती है, जो लवणता की मात्रा क्या पाई जाती है, अधिक। जो अंत्य सागर होंगे वहाँ पर लवणता की मात्रा क्या मिलेगी, अपने को अधिक मिलेगी। तो इसी में अपने आगे बात करें, सबसे ज़्यादा लवणता जो लेक वॉन कहाँ पर है, तुर्की के अंदर, उसकी विश्व में सर्वाधिक लवणता मिलती है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले लेक वॉन, और लेक वॉन कहाँ पर है, तुर्की के अंदर, और तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। यहाँ पर लगभग 330 ग्राम प्रति हजार, 330 ग्राम प्रति हजार विश्व में सर्वाधिक लवणता मिलती है इसकी लेक वॉन कहाँ की, तुर्की की। दूसरी होती है जो होते हैं मर्द सागर कहाँ पर है, जॉर्डन। अपने एशिया की बात करें, मर्द सागर की जो लवणता मिलती है 238 ग्राम प्रति हजार, यहाँ पर 238 ग्राम प्रति, विश्व की दूसरी सबसे खारी जो झील अपने कौन सा, अपने डेड सी, यानी डेड सी कहाँ पर है, जॉर्डन, और लेक वॉन कहाँ पर है, तुर्की के अंदर। और तीसरा सबसे अधिक जो खारी अपने को मिलती है, ग्रेट साल्ट लेक जो लेक, और ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर है, ये कह सकते हैं अपने यूएसए में। और इसकी जो लवणता है 220 ग्राम प्रति हजार, 220। तो अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड विश्व में सर्वाधिक लवणता अपने कहेंगे लेक वॉन तुर्की की, और दूसरी डेड सी की 238, और सबसे कम तीसरी सबसे ज़्यादा लेक कौन सी है, ग्रेट साल्ट लेक यूएसए की 220 ग्राम प्रति हजार।
अपने भारत की बात करें, राजस्थान, राजस्थान में कौन सी है? सांबर लेक, सांबर झील। जो सांबर झील की जो ये भी है लैंडलॉक, यहाँ की जो लवणता है 110 ग्राम, 110 ग्राम प्रति हजार। तो सांबर झील की भी जो लवणता मिलती है अपने को कितनी? 110 ग्राम प्रति हजार। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट ये अपना हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो क्षैतिज वितरण था वो अपना कंप्लीट हो चुका। अब अपने पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण यानी गहराई के आधार पर वितरण किस प्रकार से दिए। तो आगे बढ़ते हैं। आपने लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन सैलिनिटी, यानी अपने डेप्थ के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। अब अपने तीन बातें लेते हैं, एक भूमध्य रेखा के पास और एक लेते हैं अपने उच्च अक्षांशों में और अपने मध्य अक्षांशों, तीनों की बात करते हैं भी स्थल से। ये जो क्या है, ये धरातल, इस धरातल से अपने जो सरफेस है, इस सरफेस से डेप्थ में जाने पर लवणता की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखेंगे। भूमध्य रेखा, सबसे पहले बात करें भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर सतह पर लवणता 34 ग्राम प्रति हजार पाई जाती है तथा गहराई पर जाने पर लवणता 35 ग्राम प्रति हजार हो जाती है। तो अपने को पता लगा कि जो इक्वेटर लाइन है यानी जो भूमध्य रेखा के आसपास सतह पर लवणता अपने को कम मिलती है और जैसे गहराई पर जाएंगे लवणता अपने को बढ़ेगी। तो भूमध्य रेखा के आसपास क्या होगा, सतह पर लवणता कम मिलेगी, जैसे गहराई पर जाएंगे तो लवणता की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। उसके बाद जो उच्च अक्षांश है, उच्च अक्षांशों में यानी जो हाई लैटिट्यूड है, गहराई के साथ लवणता बढ़ती है। यहां पर भी क्या होगा, गहराई के साथ लवणता क्या होगी, बढ़ेगी। मध्य अक्षांशों में जो 200 फैदम तक, 200 फैदम, अपने को इस बात का पता है एक फैदम में कितना होता है, एक फैदम में कितना होता है, अपने कहेंगे 6 फीट होते हैं। 6 फीट का क्या होता है, एक फैदम। तो मध्य अक्षांशों में 200 फैदम तक लवणता क्या होती है, बढ़ती, तथा उसके बाद लवणता में क्या आती है, कमी आती है। तो तीनों देख लिया अपनों ने कि इक्वेटर लाइन के आसपास क्या होती है, यानी यहां पर 34 ग्राम प्रति हजार लवणता होती है। जैसे गहराई बढ़ेगी तो लवणता क्या होगी, 35 ग्राम प्रति हजार। उच्च अक्षांश होगी जो हाई लैटिट्यूड हो गई, वहां पर गहराई के अनुसार लवणता क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि धरातल पर क्या होता है, शुद्ध जल आता है हिम से पिघला हुआ। और मध्य अक्षांश होगी 200 फैदम तक लवणता बढ़ती है और उसके बाद लवणता में क्या आती है, कमी आती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब देखिए, अब सागरों की जो ऊपरी सतह, ये क्या है, सागर, ये लिख देते हैं सागरों की ऊपरी, सागरों की जो ऊपरी सतह, ऊपरी सतह पर लवणता अपने को क्या मिलती है, अपने को क्या कहें, लवणता क्या मिलती है अपने को, अधिक मिलती है। जो सागरों की ऊपरी सतह होती है यहाँ पर लवणता क्या मिलती है, अधिक। और जो सागरों की जो निचली सतह, निचली सतह पर यहाँ पर ये लिख देता हूँ, सागरों की जो निचली सतह, तो यहाँ पर लवणता क्या मिलती है अपने को, कम मिलती है। तो सागरों का ये सारा सारा क्या है, सागर का पार्ट है, ये वाला सागर का, ये सागरों की निचली सतह और ये सागरों की ऊपरी सतह। तो यहाँ पर निचली सतह पर लवणता कम मिलती है और ऊपरी सतह पर लवणता क्या मिलती है अपने को, दिख। तो यहाँ पर एक बात देखनी है अपने को, 300 से लेकर 1000 किलोमीटर, 300 मीटर गहराई से लेकर अपने को 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर नहीं मीटर, 300 मीटर से लेकर 1000 मीटर की गहराई वाले इस वाले जो क्षेत्र को अपने क्या बोलते हैं, हेलोक्लाइन जोन। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये कौन से हैं, हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन जोन, हेलोक्लाइन जोन कहा जाता है। इसी को अपने क्या बोलते हैं, संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र। यहां पर क्या खास बात है, लवणता में तीव्र गिरावट आती है, लवणता में क्या आती है, तीव्र गिरावट। यहां पर लिखते हैं लवणता की मात्रा में, मात्रा में क्या आता है, तीव्र रूप से क्या आता है, परिवर्तन। अब क्वेश्चन यहीं से पुट होता है, यही इंपॉर्टेंट पर्सन अपना, कि कितने मीटर की गहराई को, 300 से लेकर 1000 मीटर की गहराई को क्या बोलते हैं, हेलोक्लाइन जोन। हेलोक्लाइन जोन है क्या, लवणता की मात्रा में तीव्र रूप से क्या ना, गिरावट आना। तो यही बात यहां पर लिख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं लिख देता हूं। ये लिख सकते हैं अपने, जो निम्न अक्षांश है, निम्न अक्षांश यानी कौन सा, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में 300 से 1000 मीटर की गहराई लवणता में तीव्र परिवर्तन, लवणता में तीव्र रूप से परिवर्तन आता है, और 1000 मीटर के बाद, 1000 मीटर के बाद 1000 मीटर के बाद लवणता स्थिर हो जाती। ये भी बात ध्यान रखें कि निम्न जो अक्षांश है यहाँ पर, जो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र यहाँ पर 300 से लेकर 1000 मीटर, ये वाला कौन सा मंडल है अपने कहेंगे, हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन क्या है, जोन। इस हेलोक्लाइन जोन में क्या होता है, गहराई के साथ लवणता में तीव्र रूप से परिवर्तन आता है, और 1000 मीटर के बाद लवणता क्या आती है, स्थिर। अब 3 फैक्टर जो आपको पहले मैंने बता दिए थे, महासागरों की औसत लवणता, नोट में देखें क्या है, महासागरों की औसत लवणता, महासागरों की औसत लवणता कितनी है, पहले दिन बताया था 35 ग्राम प्रति 1000, ये औसत लवणता है। अब उत्तरी गोलार्ध देख लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता, उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता लगभग है 34 ग्राम
प्रति हजार। और इसी में देखिए अपने दक्षिणी गोलार्ध की, दक्षिणी गोलार्ध की जो औसत लवणता है ये लगभग है 35 ग्राम प्रति हजार। तो ये भी ध्यान रखें, यानी औसत लवणता 35 ग्राम प्रति हजार, और जो उत्तरी गोलार्ध देश की लवणता 34 ग्राम, और जो दक्षिणी गोलार्ध देश की लवणता कितना 35 ग्राम प्रति हजार। तो उस बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट जो महासागरीय लवणता है ओशियन सैलिनिटी वाला अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल अपने नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में बांटिए, क्योंकि यूजीसी नेट और नेक्स्ट जो होने वाला फर्स्ट ग्रेड का जो अपना एग्जाम उसके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। और जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं और कॉलेज के स्टूडेंट भी अपना अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, बाय।